नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि ओजंग टीम के द्वारा आपके लिए 2022 को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी मास्टर ब्लास्टर बैच जो कि 5 जून को प्रस्तावित है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए स्टार्ट किया जा चुका है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया उनको लगता है कि प्रीलिम्स हमारे एक डर का विषय बना हुआ है, हम मेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं या मेंस की जो स्ट्रेटेजी है, लेखन शैली है या फिर नॉलेज है बहुत बढ़िया है, तो इस डर को दूर करने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री डॉक्टर नलिन सर और पॉलिटी आप मेरे द्वारा एंजॉय करेंगे और ज्योग्राफी पीवी सर के द्वारा और करंट अफेयर कोजांग सर और कुसुम मैम के द्वारा आप एंजॉय करेंगे। साथ में इकोनॉमी कुसुम मैम के द्वारा और साइंस बेहू सर के द्वारा करेंगे। देखा जाए तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक कह सकते हैं कोर एरिया होना चाहिए कि प्रीलिम्स में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। हर किसी सब्जेक्ट का अपनी अपनी भूमिका होती है, तो प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ अपने माध्यम से आपको बताएंगे कि किस किस सब्जेक्ट से कहाँ से आते हैं। तो यानी आपको 100 क्वेश्चन से लगभग 55-60 क्वेश्चन सही करने हो और लगता है कि हमें सिक्योर एक मार्क्स लेके आने हैं, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं, आप मेरे माध्यम से पॉलिटिक्स एंजॉय करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया उनको लगता है कि डर है, अपनी मझधार निकालनी है, नाम निकालनी है मझधार से, तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल करिएगा, पूरी जानकारी लेके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है कि जहाँ से प्रश्न एक ऐसी कम समय में, पॉलिटी के ऐसा सेगमेंट है जहाँ से कम समय में कम समय देकर भी मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ से निकल के आती है कि पॉलिटी को समझे कैसे। लोग यहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा देंगे, लोग यहाँ अप्लाइड पार्ट नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर यहाँ से पहले ये देखा जाए कि यहाँ से पॉलिटी में कितना कितना वेटेज आता है, पहले ये समझिएगा। तो अगर हम पॉलिटी के सेगमेंट पे चर्चा करें और क्लास रन हो चुकी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पॉलिटी के सेगमेंट को अगर देखा जाए तो जहाँ यूपीएससी के प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन का प्रीलिम्स में जीएस का फर्स्ट पेपर होता है, उसमें 2017 में अगर देखें तो 22 क्वेश्चन की भूमिका थी, 2018 में देखें तो 13 क्वेश्चन की भूमिका थी, 2019 में देखा जाए तो 15 क्वेश्चन की भूमिका थी, 2020 में देखें तो 17 क्वेश्चन की भूमिका थी, 2021 में देखें तो 14 क्वेश्चन की भूमिका थी, 2022 आपके सामने रखा हुआ है। ये वो क्वेश्चन जो स्टैटिक पार्ट से आए हुए हैं। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो डायनामिक पार्ट से बन जाएंगे, ये डायरेक्टली स्टैटिक पार्ट से आए हुए प्रश्न हैं। कुल मिलाके का दोनों को आपस में जोड़ लें तो ये कह सकते हैं कि 20 से 25 प्रश्न एक एवरेज ऑन एवरेज आते रहते हैं प्रत्येक वर्ष। जहां आपको 100 क्वेश्चन में से क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 55 क्वेश्चन सही करने हो और उसमें से आप कह सकते हैं कि ये 20-25 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हों, तो ये भी कह सकते हैं कि एक मेन सेगमेंट है, मेन पिलर है जहां प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो आपका ये दायित्व बनता है कि हम किसी विषयों को चिन्हित कर लें और उन पे उसके कोर एरिया पे काम कर लें, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस और मेन के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को, स्पष्टता को जांचते अगर आप पढ़ाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे। आइए हम कैसे इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये जरूरी है चीज़ों को जानना। तो यहाँ जब 20-25 प्रश्न आ रहे हों, कैसे प्रश्न आ रहे हों, ये बड़ा एक गंभीर विषय बन जाता है। जैसा कि जानते हैं कि सिलेबस के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें पहले पॉइंट पे, तो सिलेबस को कम से कम यहाँ पे 6-7 खंडों में यूपीएससी ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है प्रीलिम्स के बिहाफ से। प्रीलिम्स के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स के बिहाफ पे पॉलिटी का सिलेबस को इस 6-7 पॉइंटों में रखा गया है। बहुत सारे लोग पॉलिटी नहीं पढ़ाते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कितने आते हैं, इस चीज को आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखा जाए, पहला पॉइंट है पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था अलग वर्ड लिखा है संविधान उसमें यूपीएससी ने, और कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसको अलग वर्ड लिखा है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलग लिखा है, संविधान पॉलिटी अलग लिखा है, तो कहीं ना कहीं दोनों में तो अंतर होगा भाई। तो यही चीज हमें यूपीएससी के ढांचे को जानना है कि यूपीएससी प्रश्न कहां से लेके आता है और उसके आने की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे आते हैं, दिखते हैं। फिर गवर्नेंस, शासन क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे कि जो राज्य व्यवस्था के अंदर शासन कैसे किया जाता है, शासन में कौन कौन सी नीतियां, कार्यक्रम ये सब होते हैं, समझेंगे। साथ में पॉलिटिकल सिस्टम, जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है, राजनीतिक जो व्यवस्था है इसके बारे में उसने अलग डिफाइन किया है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, इसको भी हम लोग जानेंगे। फिर लिखा है पंचायत व्यवस्था, तो यहाँ भी एक आपको जानना पड़ेगा कि पंचायत व्यवस्था क्या है, पंचायत व्यवस्था भी है, म्युनिसिपैलिटी वगैरह जो कहानी है उसको समझेंगे। पब्लिक पॉलिसी ने सार्वजनिक जो नीतियाँ हैं, सार्वजनिक जो नीति हैं उनके बारे में कौन कौन सी नीतियाँ हैं जहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। और राइट्स इशू, जो अधिकार के जो मुद्दे हैं, वो अधिकार के जो मुद्दे हैं वहां से प्रश्न आते हैं। अब हमारे पास ये सेगमेंट आता है कि हमें इन सब का पूरा एक एनालाइज कैसे करना चाहिए कि हमारे प्रश्नों की आने की भूमिका, अगर मान लो 20 से 25 प्रश्न आ रहे हैं तो 20 से 25 प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन से कितना पार्ट आ रहा है,
लोग यहाँ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा देते हैं। मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ ये बड़ा डिफरेंट है, लेकिन प्रश्न आने की संभावना कैसी है, ये बड़ा डिफरेंट प्रश्न है। आपको संविधान आता है, अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न में एग्जाम जो आते हैं वो कितने आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो यानी हमें समझना पड़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटी में कौन कौन से एस्पेक्ट को पढ़ना है, या पॉलिटी के साथ संविधान को कैसे आपस में इंटरलिंक करके पढ़ें, शासन के साथ कैसे इस चीज को जोड़ें, या सिस्टम को किस तरह संविधान के अंदर व्यवस्थित करें, या पंचायत व्यवस्था को कैसे संविधान ने निहित किया गया, कैसे किया, सार्वजनिक जो नीतियां हैं उनको कैसे हम लोग गवर्नेंस में, शासन में इंप्लीमेंट करें, या जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को किस तरीके से हम पॉलिटी के साथ आपस में इंटरलिंक करें। ये बड़ी बहुत एक मेन सेगमेंट बन जाता है। लेकिन हमने गलती क्या करी, बेर एक्ट खरीद लिया, क्लास से नोट्स पढ़ लिए, पॉलिटी को ना पढ़ के हमने क्या पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया। लक्ष्मीकांत पॉलिटी किताब है ही नहीं यार, लक्ष्मीकांत जो है वो संविधान की किताब है। अब इसे पढ़ना कहां से, ये कैसे करना है, ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं, जिनको लगता है कि ये डर दूर करना है तो उन चीजों को कर सकते हैं। पहली बात, स्टडी का जो प्लान है इसके बारे में आपको 5 मिनट में ब्रीफिंग कर दूं। जब तक आप स्टडी, अपनी जो स्टडी है उस स्टडी की स्ट्रेटेजी वैसे नहीं बना पाओगे, इसका प्लान वैसे नहीं बना पाओगे, तो आप एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक चली आ रही भीड़ के अनुकूल आप चलेंगे। और भीड़ जो वर्ड है वो भीड़ से आया, और भीड़ हमेशा क्या करती मिलकर चलती हैं। और यूपीएससी के अंतर्गत भीड़ का एग्जाम है ही नहीं, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल एग्जाम है कि आप बैठे हैं 2 घंटे के लिए, उसमें कितना बेहतर कर पाते हैं आपका एग्जाम है। तो यदि हम ये चीज है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, रीड बिटवीन द लाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स, भारत की शासन व्यवस्था का संग्रह है, संविधान एक संग्रह है, राज्य व्यवस्था उसका अप्लाइड पार्ट है। जब तक आप पूरे कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, उसके अप्लाइड पार्ट को नहीं समझेंगे, तब तक आप उस लाइन को नहीं समझ पाएंगे। हमने गीता को पढ़ लिया, समझ में कुछ नहीं आया, कुरान पढ़ ली, समझ में कुछ नहीं आया, तो फायदा क्या। तो आपको जो भी लाइन पढ़नी है वो उसको कंसेप्ट के साथ लिंक करके पढ़ना है, उसको लास्ट ईयर पेपर के साथ लिंक करके पढ़ना। मैं जैसे पढ़ाऊंगा आप देखिएगा, साथ में कंपैरेटिव स्टडी करिएगा, यानी तुलनात्मक। अगर जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सब चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लीजिएगा, कंपैरेटिव मतलब होता है कि जब आप राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की कार्यप्रणाली, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति के वर्किंग, राष्ट्रपति की पावर्स, जितनी भी चीजें हैं उनको राज्यपाल के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। ये राज्यपाल जो कर सकता है वो राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, राष्ट्रपति जो कर सकता राज्यपाल नहीं कर सकता। जब आपस में कंपेयर करेंगे एक दूसरे के बीच, तो प्रश्न वहीं से तो आते हैं। कभी तुम देखिए डायरेक्टली राष्ट्रपति ने नहीं पूछा कि आर्टिकल 55 में क्या लिखा हुआ है। लोग लगे पड़े आर्टिकल 55, 56, 57, 58 में फैक्ट को, और इतना लोगों ने फैक्ट को इकट्ठा कर रखा है कि हाँ वो ज्ञाता बन जाते हैं। रोड पे खड़े होकर चाय पियेंगे तो क्या करेंगे, आर्टिकल 32 ये कहता है। अरे क्या कहता है, कभी पूछा आर्टिकल 32 से क्वेश्चन? लेकिन आर्टिकल 32 के अंदर लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, अधिकार परीक्षा क्या है, प्रतिरेषण क्या है, इनके बारे में इनकी भावात्मक शैली से प्रश्न पूछ रहा है। लोग डीपीएसपी पढ़ लेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक आप फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपी को, ड्यूटीज को आपस में मिला के नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में तब तक उसके एक प्रकार से ओवरव्यू नहीं निकल के आएगा, या उसको एनालाइज करने की कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं कर पाओगे, या कह सकते हैं कि प्रकार से अप्लाइड पार्ट को आप जान नहीं पाएंगे। तो जब भी प्रश्न यहां से फंडामेंटल राइट से आते हैं तो, या डीपीएसपी से आते हैं, तो तुलनात्मक प्रश्न वो पूछता है आपसे। तो यहां से हमें क्या करना है, पहली बात तो बिटवीन लाइन पढ़ना, लेकिन लाइन कैसे पढ़ना ये देखेंगे। नंबर 2, हम लोग कंपैरेटिव स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे, डीपीएसपी एफआर के साथ मिला के पढ़ेंगे। और भी इसमें अगर मान लीजिएगा आप राज्यसभा को पढ़ रहे हैं, लोकसभा को पढ़ रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा में क्या डिफरेंसेस हैं, राज्यसभा लोकसभा के क्या वर्किंग स्ट्रक्चर डिफरेंसेस हैं, या राज्यसभा लोकसभा के साथ विधानसभा को जोड़ के पढ़िएगा। जब आप ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीजें क्या होंगी, पनपेंगी। यही यूपीएससी तो पूछता है यार, यूपीएससी पनपता है अपने प्रश्न को। यूपीएससी का भी ध्यान रखना, ये नहीं उठाया उसने घटना चक्र से पढ़ लिया लो डाल दिया। यूपीएससी मोडेड करता है प्रश्नों को, लेकिन मोडेड भी कहां से करेगा, मोडेड में संविधान ये तो है नहीं, संविधान 4-5 बने इंडिया के, संविधान तो एक ही है ना। जो संविधान अगर एक बना हुआ है तो वहां से क्या करता है, कंपेयर करवाता है वो। तो यानी इसके स्ट्रक्चर को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। जबकि ये सब चीजें जितने भी यहां बैठे हुए धुरंधर हैं, जो टीचर्स हैं पॉलिटी के, वो यही बस पढ़ लो, ये सब चीजें होती यार, क्या पढ़ लें यार, क्यों बेफालतू में। दूसरी बात, प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक। जो आपके पास जो प्रीलिम्स आप जब एग्जाम क्वालिफाई करने जा रहे हैं, जब तक आपके जीवन में ये पॉलिटी को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके प्रायोरिटी नहीं होगी कि हमें पढ़ना क्या है। जैसे मान लीजिएगा आपने जैसे फेडरल सिस्टम को पढ़ा, तो फेडरल सिस्टम को पढ़ने के बाद आपको पार्लियामेंट सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। और जब पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे तो वहां से क्या करना पड़ेगा, जुडिशरी सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ आपको अपने पढ़ाई करते समय कुछ ऐसे टॉपिक को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जो आपस में लिंक होने के साथ साथ वो बेहतर कहीं ना कहीं एग्जाम में भूमिका निभाते हैं। अब ये टॉपिक क्या होंगे, नॉर्मल बात है,
आपने क्या सोचा, नॉर्मल पढ़ लिया, फेडरल सिस्टम ये होता है, यूनिटरी सिस्टम ये होता है, लेकिन फेडरल सिस्टम की तुलना ही नहीं कराई हमने। फेडरल सिस्टम को पार्लियामेंट सिस्टम से आपस में जोड़ा है हमने, उसको जुडिशरी से क्या इंपैक्ट हुए हैं, अदर कंट्री से क्या अलग अलग डिफरेंसेस हैं, तो ये हमें जानना पड़ेगा प्रायोरिटी के आधार पर कि किन टॉपिक को हमने प्रायोरिटी देनी है। अगला पॉइंट रखा है एनालाइज द क्वेश्चन। क्वेश्चन का एनालाइज जब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे तब तक चीजों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे क्वेश्चन का एनालाइज करने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन लेवल का है, ये कंसेप्ट लेवल का है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया है, ये एप्लीकेशन अगर नहीं दिया है तो वहां से करंट बेसिस दिया है। तो जब तक आप ये चीज को नहीं जान पाएंगे कि फैक्ट लेवल का है, फैक्ट में इंफॉर्मेशन कैसी है, या उसके पास कंसेप्ट कैसा निकल के आ रहा है, या कंसेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट कैसा, अनुप्रयोगात्मक पार्ट कैसा है, इसको समझेंगे अभी हाल ही में। बट जब तक प्रश्न को तुम नहीं कर पाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल समझो यार, एक बात सोचो, आपने टेस्टेज लगाई, आपने किसी इंस्टीट्यूट का 10 टेस्ट लगा लिया, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 1000 हो गए। 1000 क्वेश्चनों में इतना दम नहीं कि तुम्हारे क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सही करा दें। इसके दो रास्ते हैं, या तो आप एनालाइज सही नहीं कर पा रहे हैं या क्वेश्चन सही नहीं आ पा रहे हैं। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का एनालाइज बहुत अच्छे तरीके से करना है। फिर साथ में जो स्पेशल कोर एरिया है इस पे ध्यान देना, जैसे अवॉइड ओवर फैक्ट। बहुत सारे लोग पूरी ग्रंथ को लेके बैठे हुए हैं, आर्टिकल 35 में ये है, आर्टिकल 45 में। अरे यार क्या करना है, यूपीएससी कभी ध्यान रखना फैक्ट पे काम नहीं करता है, एप्लीकेशन पार्ट पे काम करता है, अनुप्रयोगात्मक काम करता है वो। तो वहां कुछ फैक्ट को अवॉइड करना है। और लोग बेयर एक्ट को लेकर रट रहे हैं, आर्टिकल 17 में ये है, 18 में, जो तुम्हें पता क्यों रट रहे हो वही उसे। तो यानी कुछ अवॉइड करना। नेक्स्ट पॉइंट, रिवीजन करना, ओनली रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये बोल रहा हूं आपसे मैं, एक विद्यार्थी ने एक प्रश्न उसे नहीं हो पाया उससे, और उससे जब एक प्रश्न नहीं हुआ मेरे दोस्तों, तो क्या हुआ, उसने क्या किया, उस प्रश्न को ढूंढने के लिए उसने किताब खरीद ली 1200 पेजों की। एक प्रश्न के लिए 1200 की किताब। यूपीएससी भी कहता है कि भाई मुझे 100 क्वेश्चनों से सिर्फ तुमसे अपेक्षा ही रहती है कि तुम 50-55 क्वेश्चन सही कर पाओ, बस बाकी 45 क्वेश्चन तुमसे नहीं होते तो कोई वो नहीं है। तो वो भी तुम्हें 50% रियायत दे रहा है। तो अगर एक प्रश्न नहीं बन रहा, उस प्रश्न के लिए इतना अद्भुत ज्ञान इकट्ठा मत करिएगा जो इन लोगों ने टेस्ट सीरीज में पूछ रखा है, कि इतना रेयर ज्ञान पूछते हैं कि जो इन्हें ही पता है, किसी और को पता नहीं है। और यूपीएससी दुर्लभ ज्ञान का एग्जाम नहीं है, यूपीएससी सामान्य ज्ञान का एग्जाम है, कॉमन नॉलेज का एग्जाम है, ध्यान रखना। तो यानी हमें क्या करना है, रिवीजन करना। लेकिन रिवीजन हमने एक किताब को, एक नोट्स को बार बार करना है और उसको प्रयोगात्मक तरीके से इंप्लीमेंट करना है। और लास्ट पॉइंट बनता है कि प्रीवियस ईयर इन द इंपोर्टेंट की ऑफ सक्सेस। लास्ट ईयर के जो पेपर हैं वो सबसे इंपोर्टेंट की हैं, ये जान पाते हैं कि एग्जामिनर का क्वेश्चन जो बनाने का स्टैंडर्ड है वो कैसा है, उसकी फिलॉसफी कैसी है, कैसा उसका दर्शन है, कैसे प्रश्न लेके आता, बनाता कहां से, कैसे बन रहा है। लास्ट ईयर के पेपर आपने लास्ट ईयर के 5 या 10 के पेपर नहीं कर पाएंगे तो आप ये सोच के चलिए आपने कहीं ना कहीं अपनी तैयारी का एक ढांचा खो दिया है। तो लास्ट ईयर इंपोर्टेंट की है ये समझने के लिए एग्जामिनर का दिमाग कहां जाना चाह रहा है। तो जब लास्ट ईयर के पेपर आप पढ़ लेंगे तो वहां लिमिटेशन एरिया आपके दिमाग में बिल्ड हो जाएगा कि यहाँ अरे प्रश्न यहाँ से आते हैं। भाषा से कोई, जब लैंग्वेज से कोई प्रश्न नहीं आया और वो इतना महत्वपूर्ण भूमिका में कार्य भी नहीं होता है, तो क्या जरूरत है उस लैंग्वेज को बार बार पढ़ने की। तो यानी आपको लिमिटेशन एरिया पे कवर करना पड़ेगा लास्ट ईयर पेपर को देखते हुए। कुछ ये पॉइंट पे आपके सामने डिस्कशन करें अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हमें पढ़ना क्या चाहिए, ये सब चीजें देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक दस्तावेज है, किसका, रूल बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल बुक है, नियम की बुक है। अब नियम की बुक है, लेकिन यहां पे दंड की बुक नहीं है, इसमें दंड नहीं दिए जाएंगे। अपराध कोई करेगा तो दंड यहां नहीं देगा, दंड कानून देगा, लो देगा। लो कौन बनाएगा, लो पार्लियामेंट बनाएगी, सरकार बनाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पहले भाग में कन्वर्ट किया, चैप्टर को हम लोगों ने अध्याय में कन्वर्ट किया, उसके बाद क्लोज मतलब कह सकते हैं, परंतु कह सकते हैं, इसमें कन्वर्ट किया, उसके बाद सब क्लोज में कन्वर्ट किया, उपरंतु कह सकते हैं। अब ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे टीचर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उनको बताया जाए कि आर्टिकल्स भी इसमें रह गया, अनुच्छेद भी आ सकता है, यहां पे आर्टिकल लिख सकते हैं, आर्टिकल अनुच्छेद में कन्वर्ट कर दिया। अब ये अनुच्छेद क्या होता है और ये क्लोज, सब क्लोज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं और सभी लोग देखना कि इस प्रश्न का ढांचा किस तरीके से आप लोग इसको कर पाएंगे और क्या समझ पाएंगे संविधान की स्टार्टिंग से, कि क्लोज क्या होता है, सब क्लोज क्या होता है। ये तो नॉर्मल बात है, पार्ट दुनिया जानती, चैप्टर दुनिया जानती, आर्टिकल जानते, लेकिन जब भी वो यूपीएससी का प्रश्न बनाएगा वो ऐसे प्रश्नों का ढांचा आपको देगा कि कहीं ना कहीं मटर गश्ती के साथ प्रश्न पूछेगा और आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। जैसे अगर हमें आपसे एक प्रश्न दे लूं कि निःशुल्क जो कानूनी सहायता है
निःशुल्क कानूनी सहायता किस प्रावधान में या किस अनुच्छेद में रखी गई है, किस प्रावधान है, प्रावधान में है, ऐसा प्रश्न मैंने दे दिया। और उसके मैंने 4 ऑप्शन दिए। ए ऑप्शन लिख दिया 39 का ए, 39 का ए, 39 का, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, 39 डाल सकते हैं, 40 डाल सकते हैं, जो मन करे। 39 की जगह 40 डाल सकते हैं, 41 डाल सकते हैं, और 39 ए डाल दिया। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, एग्जाम में जाएंगे, बड़े खुश हो जाएंगे, दिमाग में लग रखा है 39 ए इसका आंसर है। टिक करेंगे, घर आ जाएंगे, देखेंगे कौन सा सही है। 39 ए है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इस 39 ए में और इस 39 ए में क्या अंतर है, यही चीज तो संविधान आपको सिखाता है, बारीकियों से ध्यान रखना। और आपको पता है 39 ए जब यहां ब्रैकेट है तो क्लोज है। 39 ए का एक क्लोज ये कहता है कि रोजी रोटी की व्यवस्था करी जाएगी। यहां रोजी रोटी मतलब कहीं ना कहीं भूखा आदमी कोई ना मरे, उसकी व्यवस्था की जाएगी राज्य के द्वारा। लेकिन जो निःशुल्क सहायता है वो किसमें की जाएगी, 39 ए में की जाएगी। 39 ए का मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला 39 ए है तो इसका मतलब ये अपने आप में अलग आर्टिकल है, ये अपने आप में अलग आर्टिकल है। 39 ए क्या है, अपने आप में अलग आर्टिकल है। तो यानी इसका आंसर क्या है, डी बन जाएगा। तो इस ए में और सी में क्या अंतर है, इस चीज को समझने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल बेस पे अगर हम और भी देखें, 39 अगर हमने ए लिखा तो ये क्लोज है इसका। अगर 39 बी है और उसके बाद मैंने यहां लिखा है 39 ए लिख दिया, यहां पे 39 ए है, फिर 40 है, 41 है, ऐसा हम लोग इसमें कर सकते हैं, 42 है, ऐसे करके। तो अगर ये ए जो है ये अपने आप में स्वतंत्र आर्टिकल है, ये अपने आप में क्या स्वतंत्र आर्टिकल है, इसमें कोई क्लोज। अब यही बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बोलिएगा 39 यहां लिखा जाएगा, 39 ए क्लोज लिखा है, ए क्लोज और उसका फिर सब क्लोज ए लिखा हो, तो इसका अर्थ लोग बोलते 39 ए1 ऐसे बोल देते हैं। यार जब आपके सामने जो हम चर्चा कर रहे थे अभी, वो इस बात को बड़ी गहराई समझना है कि ये जो वर्ड है क्लोज, ये 39 अगर ये लिखा है तो ये ए क्लोज है, और 39 का ए का अगर हमने यहाँ पे 1 लगा दिया है तो ये क्या है, इसका सब क्लोज है। तो ये क्या है, इसका क्लोज है, और ये क्या है, इसका सब क्लोज है। तो बड़ी गहराई से, बड़ी गंभीरता के साथ चीज़ों को समझना है, और फिर आराम से आपको लगेगा कि वास्तविकता क्या है पढ़ाई करने की, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए। एग्जाम्पल समझो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का जब प्रश्न वो पूछता है तो उसके ढांचे कैसे होते हैं स्ट्रक्चर के, इसके बारे में जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। जैसे प्रश्न कभी कभी फैक्ट नुमा आते हैं, उसके बाद कंसेप्ट नुमा आते हैं, और ये एप्लीकेशन बेस आते हैं, एप्लीकेशन बेस आते हैं। 3 तरह की स्ट्रेटेजी को या स्टडी को अपने आपको रन करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में लगता है कि यूपीएससी की उन दरियों से, उन गहराइयों से घूरना है, जानना है, तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे फैक्ट मतलब तथ्य बेस प्रश्न आएंगे, कंसेप्ट अवधारणा बेस प्रश्न आएंगे कि इनकी अवधारणा से पूछेगा, अवधारणा से प्रश्न पूछेगा, और यहां से अवधारणा, और यहां अनुप्रयोगात्मक कह सकते हैं कि एक प्रकार से अनुप्रयोगात्मक प्रश्न पूछेगा, जिसको एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न कहते हैं। थोड़ी सी कहानी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आर्टिकल 74 का एक क्लोज क्या कहता है, आर्टिकल 74 का एक क्लोज ये कहता है कि राष्ट्रपति की परामर्श करने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रमुख मुखिया कौन होगा, पीएम होगा। तो यानी अब हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो परामर्श के तहत कार्य करता है, और परामर्श अगर उसने दे दिया तो राष्ट्रपति को बात एक बार वापस कर सकता है उसके परामर्श को, दूसरी बार उसको मानना ही पड़ेगा। तो यानी अगर 74 का 1 क्लोज अगर हटा दिया जाए यहां संविधान से, तो क्या होगा, सारी शक्ति राम गोविंद जी के पास चली जाएंगी। तो ये एक तथ्य हो चुका है कि आर्टिकल 74 क्या है, ये स्पष्ट करता है कि परामर्श करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की स्थापना की जाएगी, वो राष्ट्रपति को परामर्श देगा, जिसको मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है वो कौन कहलाएगा, पीएम कहलाएगा। ये एक तथ्य होगा, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। लेकिन जब अवधारणा से इसी से प्रश्न बनेगा तो अगला प्रश्न क्या बन जाएगा अवधारणा में, वो लिख देगा मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर क्या होता है, परिषद मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है। अब सोचिएगा ये जो प्रश्न बना है, ये प्रश्न आपको समझाना पड़ेगा कि इसके एस्पेक्ट में मंत्री परिषद क्या होती थी, फिर मंत्रिमंडल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, एक कंसेप्ट है।
जब ये नहीं आया तो ये कहां से आया, लेकिन ये इसका क्या है, एक इसी का अप्लाइड पार्ट है। तो जब आपने इस चीज को समझा तो उसके साथ उसको इसको भी समझना पड़ेगा। तो प्रश्न कहां से बनेंगे, यहां से बना तो ठीक है, लेकिन प्रश्न कहां से लाएगा, इधर मूव ऑन हो जाएगा, अवधारणा से प्रश्न बन जाएगा। यदि अवधारणा से प्रश्न नहीं बना तो फिर क्या करेगा, फिर प्रश्न की ढांचा एप्लीकेशन बेस्ड बन जाएगा। अब एप्लीकेशन बेस्ड कैसा बनेगा, इसको भी समझने का प्रयास करेगा। अगर मैं बोलूं कि मंत्रिमंडल चक्र के भीतर चक्र है, मंत्रिमंडल चक्र के भीतर चक्र है, तो मंत्रिमंडल चक्र के भीतर चक्र है, तो अब इसका अर्थ क्या होता है, ये पूरा एप्लीकेशन बेस है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हम चीजों को सजाया और उसके बाद हम लोगों ने बताया कि इस अर्थ के, अब आपको बताना है मंत्रिमंडल चक्र के भीतर चक्र का मतलब क्या हुआ, कि इनके सापेक्ष में आपको ये स्पष्ट करनी है एप्लीकेशन बाद कि ये क्या बन रहा है। तो जब प्रश्नों के जो आदान प्रदान करने की चीजें होती हैं, ये आपके दिमाग में फंसनी चाहिए कि प्रश्न को कैसे कैसे पूछता है। अब आपको ये तो पता है, ये बिल्कुल नहीं पता। आर्टिकल 74 थोड़ी पूछेगा 74 में क्या होता है, ये पूछेगा 70 क्लोज के 1 क्लोज में क्या होता है, ये पूछेगा, ये वाली पूछेगा। तो ये ज्यादातर लेखन से लेके काम आ जाती हैं, यहाँ डिफरेंसेस के काम, तुलनात्मक चीज आ जाती हैं, और यहाँ देखा जाए तो आप जानते हैं फैक्चुअल के काम आ जाती हैं। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में, पॉलिटी को पढ़ते समय दिमाग में रहनी चाहिए। और भी एक बात देख लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे अगर लिखा जाए कि संविधान के अंतर्गत, जो संविधान है उस संविधान के अंतर्गत या संविधान में आर्टिकल 17 और 18 व्याख्या करते हैं, या क्या क्या व्याख्या करते हैं, या क्या स्पष्ट करते हैं, या क्या व्यवस्था करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। संविधान 17-18 में क्या व्यवस्था है या क्या व्यवस्था, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां से आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए कैसे प्रश्न पूछा, देखिए ए, बी और सी और डी। पहला लिख दिया मैंने धार्मिक व्यवस्था करते हैं, नंबर 2 लिख दिया राजनीतिक, और नंबर 3 लिख लिया मैंने सामाजिक, और तीसरा लिख लिया यहां पे आर्थिक। ये धार्मिक समानता को पैदा करते हैं, या राजनीतिक समानता को पैदा करते हैं, या सोशल यानी समानता को पैदा करते हैं, या फिर आर्थिक समानता को पैदा करते हैं। जब ऐसा प्रश्न आएगा तो ये कंसेप्ट नुमा प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे टिक करेंगे, ये सब देखने का विषय बन जाता है कि आर्टिकल संविधान के अंतर्गत 17 और 18 जो है, ये इसका क्या है, अप्लाइड पार्ट निकल कर आ रहा है कि 17-18 में स्पष्ट अनटचेबिलिटी है। और अनटचेबिलिटी क्या है कि कहीं ना कहीं हम प्रभावित नहीं करेंगे एक दूसरे को, अपनी छुआछूत वाली भावनाओं से प्रभावित। भावना क्या, व्यवहार है, और व्यवहार क्या होता है, सामाजिक होता है। तो जब ये देखा जाए, धार्मिक तो हो ही नहीं सकता, राजनीतिक नहीं हो सकता, आर्थिक का तो कोई मतलब ही नहीं, तो सिर्फ क्या बना है, सामाजिक समानता बनी है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सामाजिक समानता बन जाएगी। तो यानी हमने क्या करा है, हमने अगर सिंपल क्वेश्चन बना के भी देखा गया तो वहां पे सारे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, अप्लाइड पार्ट से बन रहे हैं। तो यानी आपको अपने जीवन में पॉलिटी के साथ जैसे चीज़ों को लिंक करना है, आपको समझना है, तो आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि हाँ, वास्तविक पॉलिटी को हम पढ़ते कैसे हैं। और ये इन सब पे ही हम लगभग 50-60 टॉपिक पे काम करेंगे, जो एक कोर एरिया होगा, और वहां डेफिनेटली बोल रहा हूं कि 15-20 क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्टली वहां से हिट हो जाएंगे। तो दोस्तों, जिनको लगता है कि ये डर दूर करना है और ये सब चीज़ें जानने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पॉलिटी के साथ आप मेरे साथ मजा ले पाएंगे। वो बहुत आराम से चीज़ें आपके सामने होंगी और मैक्सिमम आउटपुट आपको निकलने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में। लेकिन ये है, पॉलिटी एक ऐसा विषय है जहाँ से आप प्रीलिम्स निकालने के लिए, आप क्वालिफाई करने के लिए उसको एक प्लेयर बेस्ट वाला मान सकते हैं। जब आप उसको बेस्ट प्लेयर मानेंगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, और जब मज़ा आएगा तो आप जानते ही हैं कि यूपीएससी आपके हाथ में होगा। तो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, एंजॉय करें पॉलिटी के साथ मेरे साथ, और जिनको लगता है डर है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।